तो मैं अब आपको किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या, कब और कैसे। तो इतिहास के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और मैं उसमें टाइटल बताया था ओनली ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब मैं किताब भी ज़रूरी है, आप बोलोगे किताब पढ़ाए नहीं, तो किताब मैं पहले पढ़ने जा रहा हूँ। पहले कहानी के माध्यम मैंने पहले बता दिया आपको, बस किताब पढ़ाना है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। रशीदा जो लड़की थी वो अखबार पढ़ रही थी और उसकी अचानक एक नज़र एक सुर्खियों पे जाती है जो 100 साल पुरानी थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष क्या हुआ, और उसके दिमाग में इमेजिन हुआ कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। तो अब आप आगे पढ़ोगे, आप इसमें पूरी जानकारी आपको किताब में मिलेगी। कैसे पता लगाएं, मतलब हम कैसे जानें कि लाखों वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले क्या हुआ। यह जानने के लिए कल क्या हुआ तुम टेलीविज़न में देख लोगे, अखबार पढ़ लोगे, लेकिन 1000 वर्ष पहले क्या हुआ उसके बारे में जानने के लिए आप कैसे जान पाओगे उसके बारे में। तो वही चीज़ें हमें इस किताब में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक शिकारियों, आखेटक उसे कहते हैं जो शिकार करते हैं, ठीक है। आखेट का यही मीनिंग होता है। आखेट का मतलब दौड़ा भगाकर उसे मारकर अपने को शिकार बनाना आखेटक। और बीज को इकट्ठा करने वाले को भी आखेटक कहते हैं। पशुपालक जो पशु पालते थे, गाय भैंस ये सब जो पाला करते थे उसे क्या कहते हैं, पशुपालक कहते हैं। कृषक जो कृषि करते थे। शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों। और जो आखेटक थे उस टाइम के जो लोग घुमंतु थे, आखेटक लोग एक जगह नहीं ठहरते थे, वो लोग क्या करते थे इसके बारे में हम जान सकते हैं। शिकारियाँ थे जो शिकार को क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारकर खाया करते थे, उसके बारे में जान सकते हैं। पशुपालक, उस टाइम के लोग क्या पशु पालते थे उसके बारे में जान सकते हैं। और शासकों के बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम के जो राजा थे किस तरह के थे, अच्छे थे, बुरे थे, या फिर बहुत ही क्रूर दिमाग के थे। और फिर उस टाइम में जो कलाकार थे, गाना क्या था, क्या बजाने का तरीका था, और क्या क्या चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें, उपलब्धियां थी। उस टाइम का वैज्ञानिक चीज़ क्या था, वैज्ञानिक चीज़ में जैसे हल, उस टाइम हल क्या था, हमारे पास बैलों के द्वारा भी हल खेतों की जुताई की जाती थी। लेकिन इतने टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण आज हम हो गए हैं कि खेतों को हमें जोतने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप मशीनीकृत द्वारा जोत दिया जाएगा। और ये किस कारण हुआ, यह हमारे प्रौद्योगिकी के उन्नति के कारण हुआ। तो आगे पढ़ते हम। तो आप इसलिए इतिहास को पढ़ते हो, तो अतीत के बारे में हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं। अगला टॉपिक, लोग कहाँ रहते थे। तो आप मैप उठाओ। सबसे पहला मैप में नर्मदा घाटी का पता लगाओ जो असम में है। मैंने इसमें मैप में भर रखा है, आप देख सकते हो, शायद आपको उल्टा दिख रहा हो। मैंने टिक लगा के दिखाया हुआ है, ये नहीं, सॉरी, ये रहा। यहीं पे लोगों ने सबसे पहले जो है रहना आरंभ किया था। अब मैंने आपको दिखा दिया, अब हम पढ़ते हैं आगे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले जो लोग थे नर्मदा घाटी के तट पर ही पाए गए। वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे, कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों से बहुत परिचित थे, मतलब जानते थे कि ये कौन सा पौधा है, ये लकड़ी का पौधा है, या जहरीला है, या फिर ये खाने लायक है, इन सब के बारे में वो जानकारी रखते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ खाते थे, जैसे कि हो गए, जड़ में क्या क्या आएंगे, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें आएंगी। फलों में कोई से भी पेड़ की फल हो, तथा जंगलों के अन्य उत्पाद पर यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट हो गए ना, जानवरों का आखेट, मतलब आखेट लग गया जानवरों का, तो मतलब उसका शिकार करते थे। अब दूसरा मैप निकालो आप। जहां पे सबसे पहले चावल की खेती की गई, आप देख लो, दिख गया होगा। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ।
इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने, औरत और मर्दों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में। और ये कहाँ था सुलेमान और किधर पहाड़ियाँ? ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ मैंने मैप में, आप देख लेना। मध्य प्रदेश में, और किताब में भी मैप दिया, उसको देख लेना। और ये है असम में। असम में गारो पहाड़ियाँ। यहीं पे सबसे पहले क्या पाया लोगों ने? ये गांव थे और यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले कृषि किया। कौन सी? चावल। कौन कौन, किन किन लोगों ने किया? स्त्री पुरुषों ने। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आप उत्तर पूर्व तथा मध्य की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं, विध्वंस की पहाड़ियों का। तो आपको पहले मैप दिखा देता हूँ। सॉरी सुलेमान सॉरी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विध्वंस की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। और ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? आपका कृषि का विकास हुआ 4700 वर्ष पूर्व। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। कहाँ पे वो क्षेत्र हैं? गारो और भारत में विध्वंस की पहाड़ियाँ, विध्वों की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में, गारो जो है असम में है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? चावल उगाया गया। ठीक है। और कृषि जो साक्ष्य मिले, गेहूँ जो उगाया गया, वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो आपका सुलेमान और किधर की पहाड़ियों में उगाया गया। मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं समय को ज़्यादा ना गवाते हुए आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की मांग है जल्दी से जल्दी मेरा चैप्टर कवर करवा दिया जाए, और लोग लंबी वीडियो नहीं देखते। चावल उगाया गया। वे स्थान विध्वंस के उत्तर में स्थित है। अब मानचित्र आप देखो, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु कहाँ पे बहती है? पाकिस्तान की साइड है। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी और व्यास नदी। ये उनकी सहायक नदियाँ है। यहीं पर सबसे पहले क्या हुआ? नगर का विकास नगर का विकास हुआ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाता है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जब मान लो कि एक नदी बह रही है, उसमें से फूट फाट के दूसरे जगह से नदी आके उसमें मिल जाए तो उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व ही नदियों के किनारे जो है आरंभिक इसलिए कहा गया कि जो शुरुआत में जो नगर बसे, जिसे सिटी कहते हैं, यहीं पे फले फूले और बड़े हुए। फले फूले और सिटी का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ। और जो गंगा के क्षेत्र हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आप यमुना नदी भी उसमें मिल जाती है गंगा में जाके आगे। अब नहीं है क्योंकि सूख गई नदियाँ, लेकिन पहले उसमें मिल जाती थी। और जो गंगा की जो सहायक नदियाँ, वहीं पे सबसे पहले क्या हुआ? 2500 वर्ष पूर्व जो है सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? विकास हुआ, इलाकों और नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा भी और सोन भी जो है इसकी सहायक नदी है। गंगा की जो सहायक नदी है वो क्या है? सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था, जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापित किया। उन्होंने क्या किया? एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, आप इम्पोर्टेंट रखना, जो ये पहला पॉइंट है, काम की तलाश में। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तीसरा, आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे कभी कभी। तीसरा, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए जाती थी। चौथा, इसके अतिरिक्त व्यापारी
काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अभी इसमें जो बातें बताई गई ना कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो आप जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग आए हैं यहाँ पे, जैसे बिहार जैसे यूपी जिससे इलाकों से मैं भी बिहार का हूँ, तो वहाँ से जो लोग आए हैं किस लिए आए? रोज़गार, बीमारी, कोई पढ़ने की दृष्टि से आया, कोई रोज़गार की दृष्टि से आया, कोई बाबा हैं वो भीख मांगते थे तो उनको एक जगह ना ठहर कर वो घूमा करते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी होती थी। जो आज जो आप देख रहे हो ना, भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, इसलिए लोग यात्राएं करते थे। अब कोई व्यापारी यूपी का है, वो चीज़ें बेचता है सोना, तो उसे तो बेचना पड़ेगा, जहाँ उसकी मांग ज़्यादा मिलेगी वहाँ जाएगा। तो उस टाइम भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और जो हमारे प्राकृतिक भारत जैसे जो देश हमारा है, उसके चारों तरफ देखोगे तो नीचे आप जिसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हो, पूर्वी क्षेत्र तट और दक्षिणी तट जो है समुद्र से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इंडिया में आए। और जो आप उत्तर में देखोगे पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उनको भी पार करके हमारे भारत जैसे देश में लोग आए। किस लिए? यहाँ को देखने के लिए कि भारत के लोग कैसे रहते। ऐसा नहीं कि वही आए, हमारे देश के लोग भी जाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा। लेकिन जो हमारे यूनानी हैं, प्राचीन जो जिन्होंने इतिहास को लिखा, उन्होंने खाली अपनी बड़ाई को लिखा, ना कि भारत जैसे महान देश के बारे में उन्होंने लिखा। बस अपनी अपनी किताबों में लिखे अपने ही बारे में। इसलिए हमारे जो भारत जैसे देश का जो साक्ष्य नहीं मिलता कि जो हमारे यहाँ के लोग थे उन्होंने भी प्रयत्न किया बाहर जैसे देशों को जानने के लिए और पहचानने के लिए। तो इसमें ये था। और जो इसमें एक टॉपिक देख रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो वही बात है, रीज़न जो आप देख रहे हो वर्तमान क्या समस्या है, रोजगार की, बीमारी इतना है, तो लोग जो है बाहर से आके दिल्ली में अपना क्या है दवाई करवाते हैं। तो उस टाइम भी लोग जो थी ऐसी किया करते थे। और जो मैं बताया ना, आप ये सोच के पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। मान लो आज जो यात्राएं क्यों करते हैं, आप सोच लो, मौज मस्ती के लिए भी घूमने जाते हो, यही यात्रा है ना। यात्रा किसे कहते हैं? घूमना। तो यात्राएं जरूरी थोड़ी ना आप घूमने जा रहे हो, या फिर आप पूजा करने भी जा सकते हो। तो धार्मिक जो गुरु थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते। इसी प्रकार हमारा जो देश का जो सांस्कृतिक घोल मोल हुआ, घोच मोच हुआ, कोई अफ्रीका से आ गया, ईरान से आ गया। जो अकबर थे हमारे यहाँ आए ना, कुछ सालों तक हमारे यहाँ राज किए, 50 वर्षों तक, तो मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने जो भी संस्कृति अपने साथ लाई, बढ़िया बढ़िया दाढ़ी रखने की, मूछ रखने के लिए, जो आज के वर्तमान में कटिंग चल रही है मूछ वाली। तो इस प्रकार जो है सांस्कृतिक घोल मूल हुआ, और जो हमारा सांस्कृतिक घोल मूल होने के कारण हमारा जो भारत जैसा देश है समृद्ध बना। अब अगला टॉपिक है देश का नाम कैसे पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। दो नाम बता दिए इसने, आप इंडिया का प्रयोग करते हो, भारत का प्रयोग करते हो। तो जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है। जो इंडिया कहते हो किससे निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और इसको इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। सिंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ईरानी और यूनानी थे उसी तरह से आए थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हमारे करीबी पाए जाते, इस साइड का हाथ में जो भारत एशिया महाद्वीप है उसके साइड में जो इलाका है ज़मीनी है। तो लोग ज़मीनी साइड से यात्रा करना पसंद करते थे, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्रफल है वहाँ से कम पड़ता है दक्षिण की अपेक्षा। इसीलिए लोग अफ्रीका के साइड से यात्राएं करते थे, क्योंकि वो सुगम था। और इस साइड जो यात्राएं थी वो जोखिम भरा था, कई लोग डूब के भी मर जाते थे। इसीलिए इसका नाम, जो नदी बीच में पड़ी उसको पार करके आई, इसलिए हम इसको संस्कृत में क्या पाया गया? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एशिया महाद्वीप देखोगे उसके कोने में ही मिस्र है, मिस्र के पास ही ऊपर देखोगे तो ईरान और यूनान का पता लग जाएगा आपको। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज ईरानी ने क्या कहा? इसको हिंदोज। और इंदोज किसने कहा? यूनानियों ने। और इस नदी के
पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, और जो ये भूमि पूर्व में जो थी इसकी भूमि, उसका नाम इन्होंने रख दिया हिंदोज, जिसे आज हिंदुस्तान कहा जाता है। और इसी नाम से इसका नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, सॉरी मैंने इंदोज बता दिया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। पूर्व में जो लोग थे उसका नाम इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, जो भारत का मैप है, आप जो जम्मू कश्मीर है उत्तर पश्चिम के सर जो किरदर सुलेमान पहाड़ी अफगानिस्तान है, वहाँ पे रामराज हुआ करता था। जो हमारे अयोध्या के राजा थे, उन्होंने भारत वहाँ के शासन अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर वहाँ का नाम भारत का नाम पड़ा। पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए जाना जाता है जो 3500 वर्ष पुरानी कृतवेद में वहाँ पाया जाता है। भारत का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, तो इसलिए इतिहासकार जो है उसको भारत कहते हैं। अब हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं? अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया, बस इसके बाद ये चैप्टर समाप्त है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। हाथ से जब लिख दोगे ना तो ये पांडुलिपि हो जाएगी। इसी को आप खोद के लिखोगे पत्थर पे तो ये हो गया अभिलेख। समझ गए? यही है। तो पांडुलिपि क्या होती थी? हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि होती क्या थी? तो पांडुलिपि जो है ताड़ पत्रों, जो लंबे लंबे खजूर जैसे पेड़ देखे होंगे आपने, एक तार का भी पेड़ वैसा ही होता है जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, उस पर लिखाई किया करते थे पहले के लोग, क्योंकि उस टाइम में पुस्तक वगैरह कॉपी नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग हाथ से इंक के द्वारा उस पर लिखा करते थे। और वह लंबे समय तक इसलिए नहीं बच सका क्योंकि उसे कीड़े मकोड़े खा गया जीव सामने। आप देख लो, जाहिर सी बात है, कागज़ है, कुछ दिन बाद गल ही जाता है। और जो पत्थर पे लिखे गए थे, अभिलेख जिसे कहते हैं, पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए शिलालेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख लंबे समय तक जीवंत हैं, और लेकिन उनमें कुछ सीमा है, क्योंकि कुछ जो अभिलेख के जो साक्ष्य हैं वो उसको वैज्ञानिक ने ढूंढते समय कुछ खरोचे की ताकि वो साफ दिखे। इस कारण उनके जो सुनने हैं बिंदु है टूट जाते हैं, जिससे ये नहीं पता चल पाता कि वो कौन से सन के हैं और वो हमें क्या प्रकट करके दिखाना चाहता है कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में शिलालेख है। तो इसीलिए प्राय जो है पुरातात्विक जो है स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब जो पत्थर पे मूर्तियाँ पाई, जैसे लग रहे भगवान है, लेकिन क्या पता वो डांस करने वाली हो, नृत्य करने वाली हो, तो उन्होंने अपने एक स्रोत शब्द का प्रयोग लेकर उन्होंने लिख दिया कि यह शिव का मूर्ति समान ऐसा प्रतीक होता है। तो इसी तरह इतिहास का पता लगाया जाता है। तो पुरातात्विक उसे ही कहते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करे, उस टाइम में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और जो पुराने स्थान है उस पर वो सूक्ष्म से निरीक्षण करते हैं, चाहे टीला हो या फिर खंडर जगह हो। अगर वहाँ पे अगर बहुमूल्य चीज़ें निकलती हैं तो वो सीधा सीधा उनका जो संबंध होता है वो सरकार से होता है, और सरकार जो है पुरातात्विक विभाग को सौंप देती है, जिससे हमें पता लग सके कि उस टाइम में लोग वहाँ पर क्या चीज़ें हुआ करती थी और क्या चीज़ें वहाँ पर पाई गई, जिसे हम सांस्कृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको समझ आ गया चैप्टर, ये आपका फिनिश हो गया है। इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। अब बस तिथियों का मतलब आप जान लो। तो अगर कोई तुम्हें तिथि के बारे में कहे, तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, तो उससे पहले की जो तिथि है उसमें आप ईस्वी पूर्व लगाना, ईसी पूर्व, और जो 2000 उसमें पूर्व लगाना। सीधी सी बात है, 600 लिखा है तो 600 में 2000 जोड़ देना, तो कितना होगा? 2600 ईसा पूर्व। यही आपको ध्यान रखना है। आगे चल के आपको और भी अच्छा तरह से दिमाग बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी एकदम से आप देखोगे 2600 2000 कहाँ चल गया, तो ये समझने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी। जब किताब एक बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ज़्यादा कठिन किताब नहीं है, लेकिन आप नहीं पढ़ने के कारण आपको ये किताबें बहुत कठिन लगती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको किताबें समझ आई हो। एक बार मैं इसमें जो प्रश्न उत्तर है ना बिल्कुल आसान है, मैप वगैरह बिल्कुल आसान है, सारे आंसर इसमें दिए हुए हैं, कोई बड़ा इसमें प्रश्न का मायने नहीं रखता है। इसमें बस अभिलेख और शिलालेख में अंतर बताओ, और जो पत्थर से
बनी गई वस्तु उसका छांट देना आपको। यही चीज़ें 2-3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और इसमें कुछ नहीं है। धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा।